नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में ये सर्किल डायग्राम की दूसरी लर्निंग वीडियो है। इसी श्रृंखला में सर्किल डायग्राम की पहली लर्निंग वीडियो में हमने बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से सर्किल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था और जाना था सर्किल डायग्राम की मदद से एक इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिकल इनपुट, मैकेनिकल आउटपुट, टॉर्क और पावर फैक्टर की ड्राइंग से एनालिटिकल वैल्यूज किस तरह से प्राप्त करते हैं। आज इस दूसरी लर्निंग वीडियो में हम डिफरेंट मोटर पैरामीटर हैं, उनमें मैक्सिमम वैल्यूज किन कंडीशंस पे और कितनी आती है उन्हें जानेंगे और समझेंगे। एक इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इनपुट, मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट, मैक्सिमम टॉर्क, सबसे बेहतरीन पावर फैक्टर किन कंडीशंस पे आया है और कितना है। साथ ही साथ हम एक बहुत बेहतरीन और सरल तरीके से किसी भी लोड पे मोटर की एफिशिएंसी कितनी है, स्लिप की वैल्यूज कितनी है, इन्हें भी जानना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सर्किल डायग्राम की ये बहुत बेहतरीन लर्निंग वीडियो। सबसे पहले एक इंडक्शन मोटर के सर्किल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के प्रोसीजर को तेजी से दोहरा लेते हैं। सर्किल डायग्राम बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस बनाई जाती है OX, और इसके O ओरिजिन सिरे से एक वर्टिकल लाइन पे रेफरेंस वोल्टेज फेजर को ले लिया जाता है। नो लोड टेस्ट की लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और पावर इनपुट जो 2 वोल्टमीटर से आया है उनकी कैलकुलेशन से हम नो लोड करंट वोल्टेज के साथ किस एंगल से लैग करता है वो पावर फैक्टर एंगल फाई नोट निकाल लिया जाता है, और किसी एक सुटेबल स्केल पे नो लोड करंट को फेजर से वोल्टेज के साथ फाई 0 एंगल से लैग करता हुआ यहाँ OA फेजर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। करंट फेजर का एक सिरा ओरिजिन पर है और दूसरा यहाँ A पर आया है। A से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक बेस लाइन AB ड्रॉ कर ली जाती है। ब्लॉक रोटर टेस्ट से रिड्यूस वोल्टेज पे जो रिड्यूस्ड ब्लॉक रोटर करंट और दोनों वाटमीटर की पावर रीडिंग आई है उससे ब्लॉक रोटर कंडीशन में जो एक शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन है, हमारा करंट वोल्टेज से किस एंगल से पीछे रहता है उसकी कैलकुलेशन कर ली जाती है, और जो रिड्यूस्ड वोल्टेज पे ब्लॉक रोटर टेस्ट करते समय जो शॉर्ट सर्किट करंट आया था उसे प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन से इंडक्शन मोटर की रेटेड वोल्टेज पे मैनिपुलेट कर लिया जाता है, और नॉर्मल रेटेड वोल्टेज पे जो शॉर्ट सर्किट करंट आया है उसे एक फेजर के रूप में यहाँ OS वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ब्लॉक रोटर कंडीशन के करंट को रेटेड वोल्टेज पे कैलकुलेट करके और नो लोड करंट दोनों को एक ही करंट स्केल पे ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद इस A पॉइंट को S पॉइंट से जोड़कर एक AS करंट फेजर बनाया जाता है। और हमें जानकारी है प्राइमरी स्टेटर का करंट इंडक्शन मोटर के नो लोड करंट में रोटर का करंट का रेफर्ड कंपोनेंट जो स्टेटर में आता है उन दोनों का समेशन फॉर्मेट होता है। तो ये जो हरा वेक्टर है AS वो रोटर करंट के रेफर्ड कंपोनेंट स्टेटर की तरफ को रिप्रेजेंट करता है, और हमें जानकारी है कि रोटर सर्किट जब स्टेटर की तरफ रेफर करके पढ़ा जाता है तो वो एक फिक्स वोल्टेज और फिक्स रिएक्टेंस के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R2/S है जो अलग अलग स्पीड या स्लिप वैल्यूज पे बदलता है, और बदलाव के दौरान जो करंट फेजर है उसकी ये टिप एक सर्किल के ऊपर अपनी पोजीशंस रखती है, और उस सर्किल के सेंटर को पता करने के लिए इस ब्लॉक रोटर कंडीशंस पे जो AS वेक्टर आया है उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हुए बाइसेक्शन लाइन को हॉरिजॉन्टल AB बेस लाइन पे C बिंदु पे काटा जाता है, और ये C बिंदु हमारे रोटर करंट के सर्किल फॉर्मेट में जो लोकस आएगा उसका सेंटर आ गया है, और C बिंदु को सेंटर बनाते हुए AC या CS रेडियस का जो सेमी सर्किल हमने बनाया है वो हमारे रोटर करंट का लोकस टिप हो गया है, और नो लोड करंट पे I2' जो यहाँ सर्किल पे अलग अलग पोजीशंस रख सकता है उसे अगर हम नो लोड करंट से जोड़ लेते हैं तो हमारा ये प्राइमरी स्टेटर करंट इस सर्किल पे अलग अलग पोजीशंस प्राप्त करेगा, और वो स्लिप 0 पे जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, रोटर करंट 0 है, I2' 0 है, तो हमारा स्टेटर करंट नो लोड करंट के बराबर है। और जब स्लिप का मान बढ़ता है, रोटर करंट लोड के साथ बढ़ता है, I2' कंपोनेंट बढ़ता है, तो हमारा प्राइमरी करंट इन सर्किल पे अलग अलग पोजीशंस लेता हुआ OS वेक्टर के तौर पे स्लिप 1 पे ब्लॉक रोटर कंडीशन पे आ जाता है, और अगर स्लिप का मान 1 से भी ज्यादा कर दिया जावे तो इनफाइनाइट स्लिप पे जब R2/S 0 हो गया है, रोटर सर्किट में वोल्टेज और लीकेज रिएक्टेंस का रेशो ये AA' हमारे मैक्सिमम करंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और प्राइमरी करंट इस तरह से एक पोजीशन ले लेगा। तो अलग अलग स्लिप कंडीशंस पे I2' बदलने से प्राइमरी करंट इस सर्किल पे अलग अलग पोजीशंस को ले लेता है, और इस डायग्राम को हम इंडक्शन मोटर का सर्किल डायग्राम कहते हैं।
सर्किल डायग्राम में इस पॉइंट S से जो ब्लॉक रोटर कंडीशन या स्लिप के मान 1 के लिए ऑपरेटिंग पोजीशन है, वहां से अगर एक वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो वो A और B की हमारी बेस लाइन को L पॉइंट पे काटती है और ये जो SL लेंथ है वो हमारी AS I2 डैश वेक्टर का वोल्टेज की इनफेज डायरेक्शन में, इस वोल्टेज की इनफेज डायरेक्शन में करंट कंपोनेंट हो गया है और ये एक्टिव करंट कंपोनेंट उस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ब्लॉक रोटर कंडीशन पे रोटर में स्टेटर कॉपर लॉस और रोटर कॉपर लॉसेस के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम इस SL लेंथ को एक K पॉइंट की मदद से दो भागों में इस तरह से बांट लेते हैं कि KL लेंथ स्टेटर का पर फेज रेजिस्टेंस और SK लेंथ रोटर का पर फेज रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करे, और अगर हमें स्क्वायल केज रोटर दिया हुआ है जिसका रोटर का पर फेज रेजिस्टेंस निकालना मुश्किल है, तो हम इस टोटल SL लेंथ जो कॉपर लॉस रिप्रेजेंट कर रही है उसमें से स्टेटर के पर फेज में स्टेटर का जो ब्लॉक रोटर कंडीशन में नॉर्मल वोल्टेज पे पर फेज करंट आया है उससे जो पावर लॉसेस तीनों फेज में हो रहे हैं उस स्टेटर कॉपर लॉसेस को अगर टोटल कॉपर लॉसेस से सबट्रैक्ट करके हम रोटर कॉपर लॉसेस निकाल दें और SK लेंथ रोटर कॉपर लॉस और KL लेंथ स्टेटर कॉपर लॉस के अनुसार हो और ये K पॉइंट की अगर पोजीशन प्राप्त हो जाए तो हम A और K को जोड़ने वाली एक टॉर्क लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो लाइन इस सर्किल डायग्राम में मोटर की टॉर्क बनाने की कैपेसिटीज क्या है उसे रिप्रेजेंट करेगी। एक इंडक्शन मोटर में रिड्यूस वोल्टेज पे ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हुए 2 वोल्ट मीटर के समेशन से हमने पावर इनपुट जो निकाला था उसे प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करके इंडक्शन मोटर की रेटेड वोल्टेज पे ये कैलकुलेशन की जा सकती है, क्योंकि पावर वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। तो हम ये जो नॉर्मल रेटेड वोल्टेज पे ब्लॉक रोटर कंडीशन या शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे रोटर क्या पावर लेगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये SL लेंथ हमारी उसी पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर SL लेंथ की लेंथ L सेंटीमीटर हो तो पर यूनिट लेंथ हमारा जो वोल्टेज का इन फेज करंट कंपोनेंट है वो कितनी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम पावर स्केल कहते हैं। और इस पावर स्केल की मदद से अब हम नो लोड करंट का जो इन फेज कंपोनेंट ये LM है उसे हम समझ सकते हैं कि ये एक इंडक्शन मोटर के फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रेटेड फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी पे स्टेटर कोर के आयरन लॉसेस हैं और नॉर्मल रनिंग कंडीशन पे इंडक्शन मोटर के मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस लॉसेस में हम स्टेटर के कॉपर लॉसेस को ऐड कर देते हैं तो ये जो हमारी बची हुई पावर है जो रोटर को प्राप्त हो रही है वो पावर है जो स्टेटर से एयर गैप क्रॉस करके रोटर को प्राप्त हुई है और इस पावर को हम एयर गैप पावर या PG कहते हैं। और एक मशीन में टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी वही एयर गैप पावर डिसाइड करती है। तो इस टॉर्क लाइन से ऊपर हमारी एयर गैप पावर टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए AK लाइन को हम टॉर्क लाइन कहते हैं। एक इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के दौरान जो रोटर करंट रेफर टू स्टेटर है I2 डैश वो इस सर्किल पे अलग अलग पोजीशंस पर अपनी टिप को रखेगा। अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट PS स्लिप के साथ ये जो नीला फेजर है वो I2 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नो लोड करंट के साथ जुड़कर ये हमारा OP वेक्टर किसी ऑपरेटिंग कंडीशंस पे स्टेटर का करंट हो गया है और इस करंट का ये जो परपेंडिकुलर लाइन में सेक्शन प्रोजेक्शन आया है PD जो हमारी आउटपुट लाइन को जो A से S को मिलाने वाली ग्रीन लाइन है उसे E पॉइंट पे, टॉर्क लाइन जो A से स्टेटर और रोटर के कॉपर लॉसेस को रेशो करने वाली K पॉइंट थी उनको जोड़ने वाली टॉर्क लाइन को F पॉइंट पे और हमारे हॉरिजॉन्टल बेस लाइन AB को G पॉइंट पे काटती है। ये पावर स्केल पे अलग अलग पावर को रिप्रेजेंट कर रही है और हम कह सकते हैं कि ये जो PD लेंथ है वो इंडक्शन मोटर का टोटल इलेक्ट्रिकल इनपुट हो गया है और इस इनपुट में ये जो GD लेंथ है वो मोटर के रोटेशनल फिक्स लॉसेज हैं जो स्टेटर कोर के आयरन लॉस और मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और F और G के बीच में ब्लॉक रोटर कंडीशन पे ये स्टेटर कॉपर लॉसेज थे, ये किसी दूसरी ऑपरेटिंग पोजीशन पे स्टेटर कॉपर लॉसेज हो जाएंगे और अगर हम स्टेटर के लॉसेज को इनपुट में सबट्रैक्ट कर देते हैं तो FP वो पावर है जो स्टेटर से रोटर को एयर गैप क्रॉस करके प्राप्त हुई है और इसे ही हम सिंक्रोनस वॉट कहते हैं। और ये एक मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे चलाते हुए जो टॉर्क बनाएगी वो मोटर का टॉर्क PF लेंथ से रिप्रेजेंट होगा। तो हम इस F से ऊपर के सर्किल डायग्राम के हिस्से को टॉर्क प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस AK लाइन को टॉर्क लाइन कहते हैं। वहीं EF जो लेंथ है वो ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर कॉपर लॉसेस थे और किसी ऑपरेटिंग पॉइंट P पे EF यही रोटर कॉपर लॉसेस हो जाएंगे और बची हुई जो पावर है PE वो हमारी
मोटर का मैकेनिकल आउटपुट हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ सर्किल पे ऊपर कुछ भी सेक्शन नहीं है, ब्लॉक रोटर कंडीशन पे कोई मैकेनिकल आउटपुट नहीं है, लेकिन इससे पहले हर स्लिप कंडीशंस पे कुछ ना कुछ मैकेनिकल आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम पा रहे हैं कि सर्किल डायग्राम की इस वर्टिकल करंट लेंथ से पावर स्केल को यूज करते हुए हम अलग अलग लॉस पावर, इलेक्ट्रिकल इनपुट, मैकेनिकल आउटपुट और कितना टॉर्क प्रोडक्शन है उनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर के एस स्लिप पे पी ऑपरेटिंग पॉइंट पे जब उसका प्राइमरी स्टेटर करंट ओपी फेजर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो पीडी लेंथ है वो मोटर के इलेक्ट्रिकल इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है और पीई लेंथ जो आउटपुट लाइन से ऊपर का सेक्शन है वो मैकेनिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम मैकेनिकल आउटपुट और इलेक्ट्रिकल इनपुट के रेशो को पीई लेंथ और पीडी लेंथ के रेशो के रूप में मोटर की एफिशिएंसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ टॉर्क लाइन और आउटपुट लाइन के बीच में ब्लॉक रोटर कंडीशन में एसके लेंथ रोटर कॉपर लॉसेस रिप्रेजेंट कर रही थी और किसी दूसरी ऑपरेटिंग पॉइंट पे ये ईएफ लेंथ रोटर कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है और पीएफ लेंथ स्टेटर से रोटर को ट्रांसफर एयर गैप पावर है। और हमें मालूम है रोटर कॉपर लॉस एयर गैप पावर का एस टाइम्स होता है, तो स्लिप रोटर कॉपर लॉस जो ईएफ से रिप्रेजेंट हो रहा है और एयर गैप पावर जो पीएफ से रिप्रेजेंट हो रही है उसके रेशो से कैलकुलेट हो सकती है। स्टेटर का प्राइमरी करंट वोल्टेज के साथ फाई एंगल का फेज डिफरेंस एंगल बना रहा है और यहाँ ये एंगल भी फाई है और हम इस ट्राइंगल में कोस फाई बेस पीडी और हाइपोटेनस ओपी लेंथ के रेशो के रूप में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अलग अलग ऑपरेटिंग पोजीशन पे पावर फैक्टर की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अगर मैकेनिकल आउटपुट मोटर में टॉर्क बनाता है तो मोटर n आरपीएम पे चलती है और यहाँ पीएफ जो पीजी पावर है, एयर गैप पावर है, वो अगर टॉर्क बनाए तो मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। तो हम मोटर की एक्चुअल रनिंग स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड के रेशो को पीई और पीएफ लेंथ के रेशो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें मालूम है मैकेनिकल आउटपुट और रोटर इनपुट का रेशो 1-s होता है। तो हम अलग अलग परफॉर्मेंस पैरामीटर यहाँ सर्किल डायग्राम में किसी भी ऑपरेटिंग पोजीशंस पर प्राप्त कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर में जो वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर है उनकी मैक्सिमम वैल्यूज की कैलकुलेशन भी सर्किल डायग्राम की मदद से आसानी से की जा सकती है। हमने देखा कि किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पी पे ये जो वर्टिकल पी का प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पीडी लेंथ वो मोटर का टोटल इलेक्ट्रिकल इनपुट रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें जीडी लेंथ फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, एफजी लेंथ स्टेटर कॉपर लॉसेस को, ईएफ लेंथ रोटर कॉपर लॉसेस को और ये बचा हुआ पीई मैकेनिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग पॉइंट पे करंट को इस रेड फेजर से रिप्रेजेंट करें तो सर्किल के ऊपर आया हुआ करंट का ये टिप अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाए तो ये जो वर्टिकल लेंथ है जो वोल्टेज के साथ इन फेज है वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल इनपुट हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इनपुट इंक्रीज हो गया है और जिस कंडीशन पे इलेक्ट्रिकल इनपुट मैक्सिमम है वहां हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट इस सर्किल में सबसे ऊपर क्यू पॉइंट पर पहुंच गया है। और इस क्यू पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ करें तो ये सर्किल पर इस हाईएस्ट पॉइंट पे डाला गया टेंजेंट हमारी हॉरिजॉन्टल बेस लाइन ए बी के पैरेलल हो गया है। और ये जो क्यू और क्यू डैश के बीच में ये जो लेंथ है वो पावर स्केल पे इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इनपुट रिप्रेजेंट कर रही है। किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पी पे पीडी लेंथ पावर स्केल पे मोटर का इलेक्ट्रिकल इनपुट था और उसमें जीडी लेंथ फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेस थे, एफजी लेंथ स्टेटर कॉपर लॉसेस थे और ईएफ लेंथ रोटर कॉपर लॉसेस थे। और ये बचा हुआ आउटपुट लाइन के ऊपर का हमारा ग्रीन लेंथ पीई मैकेनिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और हम देख रहे हैं कि इस आउटपुट लाइन से जो ए को एस से जोड़कर हमने सबसे पहले प्राप्त की थी उससे ऊपर सर्किल का जो सेक्शन है वो मैकेनिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे ज्यादा मैकेनिकल आउटपुट तब होगा जब इस सर्किल पे डाला गया टेंजेंट हमारी आउटपुट लाइन के पैरेलल आ जाए। तो यहाँ एन पॉइंट पे जब सर्किल पे डाला गया टेंजेंट आउटपुट लाइन के पैरेलल है तो ये जो एन डैश लेंथ हमारी आई है ये हमारे मोटर के मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस लेंथ को जो एन डैश है उसे अगर हम पावर स्केल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम आउटपुट पावर आ जाएगी। हम इस एन पॉइंट की पोजीशन को सर्किल के सेंटर से आउटपुट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी उस परपेंडिकुलर को सर्किल पे एक्सटेंड करके प्राप्त कर सकते थे। तो सी सेंट्रल से आउटपुट लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर पीछे एक्सटेंड करने पर जो एन पोजीशंस बना रहा है उस एन पोजीशन से आउटपुट लाइन के बीच
बीच में ये जो वर्टिकल लेंथ एन एन डैश है वो मोटर का मैक्सिमम मैकेनिकल पावर आउटपुट बता रही है। हमने समझा है कि पी ऑपरेटिंग पॉइंट पे हमारे स्टेटर के करंट ओपी का ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन पीडी है वो पावर स्केल पे इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिकल इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। जीडी लेंथ फिक्स्ड रोटेशनल लॉसेस और एफजी लेंथ स्टेटर कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है और बची हुई पीएफ लेंथ स्टेटर से रोटर को ट्रांसफर एयर गैप पावर या सिंक्रोनस वॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मोटर में सिंक्रोनस स्पीड मेंटेन करते हुए टॉर्क बनाने की कैपेसिटीज बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट है और स्टेटर और रोटर के कॉपर लॉसेस के रेशो में डिवीजन करने वाली एसएल लेंथ का ये जो के पॉइंट है, इन्हें जोड़ने वाली लाइन हमारी टॉर्क लाइन है और टॉर्क लाइन और सर्किल की पोजीशंस के बीच में ये जो वर्टिकल लेंथ आ रही है पीएफ वो मोटर के टॉर्क की कैपेसिटीज को बता रही है। और अगर हम इस टॉर्क लाइन के पैरेलल मैजेंटा लाइंस इस तरह से लें कि ये मैजेंटा लाइन अंततः इस सर्किल के साथ टेंजेंशियल पोजीशन जे बना ले, तो जे और जे डैश के बीच में ये जो वर्टिकल लेंथ है ये पावर स्केल पे ये लेंथ मोटर के मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगी। हम इस सर्किल पे जे पॉइंट को सर्किल के सेंटर से टॉर्क लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हुए परपेंडिकुलर को पीछे एक्सटेंड करके भी प्राप्त कर सकते थे। तो हमने सेंटर से टॉर्क लाइन पे डालेगा परपेंडिकुलर पीछे एक्सटेंड करके सर्किल पे जे पॉइंट प्राप्त कर लिया है और इस जे पॉइंट से जो वर्टिकल लेंथ हमारी टॉर्क लाइन से ऊपर आ रही है जे लेंथ वो हमारे मोटर के मैक्सिमम टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। एक इंडक्शन मोटर नो लोड पे ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हुए रोटर में कोई करंट कंपोनेंट नहीं रखती है और उसका स्टेटर करंट ये नो लोड करंट जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से काफी बड़े एंगल से लैग करती है और हमारा पावर फैक्टर पुअर लैगिंग 0.2 जैसा होता है। और अब मोटर पे लोड आने पे जो I2 डैश कंपोनेंट आता है उसे नो लोड करंट से जोड़ के हम प्राइमरी करंट निकाल सकते हैं और हम देख रहे हैं कि प्राइमरी करंट नो लोड से लोड आने पे न केवल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज होता है, वोल्टेज के साथ उसका जो फेज डिफरेंस एंगल है वो भी डिक्रीज होने से हमारा पावर फैक्टर सुधरता है। और ये लोडिंग सर्किल पे अलग अलग पोजीशन लेती हुई इस एच पॉइंट पे टेंजेंशियल पोजीशंस प्राप्त कर लेती हैं और उस टेंजेंशियल एच पॉइंट की पोजीशन पे हमारा प्राइमरी करंट रेफरेंस वोल्टेज से मिनिमम एंगल के साथ लैग करता हुआ मैक्सिमम पावर फैक्टर की कंडीशंस बना लेता है। इस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच का ये जो फेज डिफरेंस एंगल φ1 है उसे हम यहाँ इस ट्राइंगल में φ1 एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस ट्राइंगल एच एच डैश ओ में cos फाइन डैश की वैल्यू को हम बेस एच एच डैश और हाइपोटेनस ओ एच के रेशो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर इस एच पॉइंट पे जहां करंट सर्किल पे टेंजेंशियल हो गया है वहां आएगा और उसकी वैल्यू एच एच डैश और ओ एच लेंथ के रेशो के तौर पे आएगी। अगर मशीन अपनी शेड्यूल्ड ऑप्टिमम लोडिंग से ज्यादा लोडिंग करती हुई ओवरलोड होती है तो हम पाते हैं कि उसका करंट सर्किल पे जब अपनी पोजीशंस बदलता है तो अब वोल्टेज के साथ करंट का एंगल पुरानी एच पोजीशन की बजाय ज्यादा हो गया है और हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होने लगता है। तो ओवरलोड कंडीशंस पे और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशंस पे ब्रेकडाउन टॉर्क बनाते समय हम देख रहे हैं कि हमारा पावर फैक्टर जो पहले ऑप्टिमम बेस्ट वैल्यूज पर आ गया था वो एक बार फिर डिक्रीज होने लगता है। ओवरलोडेड कंडीशंस पे मोटर के पावर फैक्टर के घटने के कारण को हम रोटर में स्लिप बढ़ने से, स्लिप फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होने से, लीकेज रिएक्टेंस के असर के बढ़ने को समझ सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर में रोटर करंट के रेफर टू स्टेटर कंपोनेंट के सर्किल पर रहने के कारण उसे नो लोड करंट से जोड़ के जो स्टेटर करंट की सर्किल पे हम पोजीशंस बनाते हैं, सर्किल डायग्राम बनाते हैं, उसी सर्किल डायग्राम की मदद से हम अगर एक एफिशिएंसी लाइन और डिजाइन कर लेते हैं तो किसी भी लोड कंडीशन पे मोटर की क्या एफिशिएंसी है इसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है। और एफिशिएंसी लाइन को बनाने के लिए हम ब्लॉक रोटर कंडीशन पे जो रोटर करंट रेफर टू स्टेटर कंपोनेंट है हमारा एएस ग्रीन फेजर, उस ग्रीन फेजर को एक्सटेंड करते हैं और किसी मनचाही क्यू पोजीशन तक उसे एक्सटेंड कर देते हैं और उसी एएस लाइन को पीछे की तरफ हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ओ डैश पॉइंट पे कटान कराते हैं। अब ओ डैश पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाई जाती है और वो क्यू पॉइंट से आने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ दी जाती है और ये जो क्यू टी लाइन बनी है इसे हम एफिशिएंसी लाइन कहते हैं। ब्लॉक रोटर कंडीशंस पे जब हमारा मैकेनिकल
आउटपुट नहीं है, केवल लॉस पावर है, हमारी एफिशिएंसी 0% है। और थ्योरेटिकली इस Q डैश पॉइंट पे जो T पॉइंट पे आता है, हमारी एफिशिएंसी बिना किसी लॉसेस के मैकेनिकल आउटपुट बनाने वाली 100% हो जाएगी। और इसके बीच में किसी भी लोड कंडीशंस पर क्या एफिशिएंसी है, जैसे अगर हमें P ऑपरेटिंग पोजीशन पे जब करंट OP है और एफिशिएंसी कैलकुलेशन करनी है, तो P पॉइंट को O डैश लाइन से जोड़ते हुए हम इस रेड लाइन को जब एक्सटेंड करते हैं तो वो Q और T के बीच में 100 स्केल वाली ये लाइन को जहां काटेगी वही पोजीशन हमारी ऑपरेटिंग पॉइंट पे एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किसी भी लोड कंडीशंस पे मोटर की क्या एफिशिएंसी है वो इस एफिशिएंसी लाइन को ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। अगर हम Q पॉइंट से टॉर्क लाइन के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और वो हमारी इस सर्किल की जो एक पोजीशन है एक्सट्रीम A, उससे वर्टिकल लाइन के साथ R पॉइंट पे अगर मिलती है तो इस QR लाइन को हम स्लिप लाइन कहते हैं। और वो बता रही है कि नो लोड कंडीशन पे जब हमारी रोटर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा था, स्लिप 0 थी। और ब्लॉक रोटर कंडीशंस पे जब रोटर में कोई रोटेशन नहीं है, स्लिप का मान मैक्सिमम 1 है। और अब हम किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग पॉइंट पे A से उस ऑपरेटिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड करके इस स्लिप लाइन पे जहां वो काटेगी वो कटान बिंदु इक्वली स्पेस 0 से 1 के बीच की इस स्केल पे हमारी मोटर की ऑपरेटिंग स्लिप्स को बता देगा। तो A से S को जोड़ने वाली लाइन स्लिप 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, A से सीधी लाइन R पॉइंट पे 0 स्लिप को बता रही है, और किसी भी दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट जो इस सर्किल पे अपनी पोजीशन रखेगा उसे A से मिलाते हुए हम एक्सटेंड करेंगे तो स्लिप लाइन पे जहां वो कट मारेगा वो पोजीशन 0 से 1 वाली स्केल की स्लिप लाइन पे हमारी मोटर की ऑपरेटिंग स्लिप को बता देगा। उम्मीद है इंडक्शन मोटर के सर्किल डायग्राम के एनालिसिस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जान गए होंगे। ये सर्किल पे जो टॉप पॉइंट है जहां सर्किल का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बेस लाइन के साथ पैरेलल हो जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। जहां ये आउटपुट लाइन के पैरेलल है वहां हमारी वर्टिकल लेंथ मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। जहां सर्किल पे डाली गई टेंजेंट टॉर्क लाइन के पैरेलल है वहां वर्टिकल प्रोजेक्शन हमारी मैक्सिमम टॉर्क पोजीशंस को बता रहा है। और करंट फेजर जहां इस सर्किल के टेंजेंशियल हो जाता है उस पोजीशन पे वोल्टेज के साथ उसका फेज डिफरेंस एंगल मिनिमम होने पर हमारा पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाता है। तो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इनपुट, मैकेनिकल आउटपुट, मैक्सिमम टॉर्क और ऑप्टिमम पावर फैक्टर आसानी से कैलकुलेट करना सीख गए हैं। और हम अगर एफिशिएंसी लाइन और स्लिप लाइन बना लेते हैं तो किसी भी लोड कंडीशन पे मोटर की क्या एफिशिएंसी और स्लिप है उसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है। अगर आपको ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल से स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं इतनी ही खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।